मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी दोनों हाथ जोड़ करके अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे उसी यूपी स्पेशल पर पार्ट 3 में, जो श्रृंखला मैंने चालू की आपके लिए। और मैंने लिखा है यूपी जीके का कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, रिजल्ट हुआ पक्का। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, रिजल्ट हुआ पक्का, यानी कि इससे बाहर प्रश्न आने वाले नहीं है। थोड़ा सा मैंने लिखा है कुछ इस तरह क्वेश्चन आएंगे, जैसे शिक्षा मित्र योजना क्या है, सुलेकुल उत्सव कब मनाया जाता है, चरकुला नृत्य, बखीरा पक्षी विहार, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, ऐसे कोई प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे। इसलिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और मैं आपको इस श्रृंखला में लेकर चलता हूं वहीं पर जहां मैंने आपको इसके लिए कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला बनाई है आपके लिए। और सामने को ध्यान देंगे आप लोग, इस प्लेटफॉर्म पर जो पढ़ाई की पंचायत है हमारी, यहीं पर हम लोग बात करेंगे। मैं लिखा यूपी में कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है। मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आज, कृषि पढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था, थोड़ा पशुपालन भी है, पर मैं आज चर्चा करूंगा आपसे केवल कृषि व्यवस्था पर। इसलिए आप लोग इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे, अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि कृषि जुड़े हुए सारे क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं आपसे। यहाँ पर मैं कुछ आपको उदाहरण बताओ को क्वेश्चन बता रहा हूं कि इस कृषि वाले पार्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले आपको। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, यूपी में कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके। तो आप बताएंगे आपको ये यहाँ 2016 में की गई है क्या आपकी शुरुआत इसकी। ये रहा कृषि समृद्धि योजना, क्या शुरुआत इसकी 16 में हुई है, क्या 17 में हुई है, या 20 में, या 22 में। तो क्या सही उत्तर है इसका 2017 में। कब हुई है, 2017 में इसकी शुरुआत हुई है। मैं आपको यहाँ पर एक अतिरिक्त नॉलेज देता हूँ जो बहुत जरूरी है आपके लिए और जो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे यहीं पर। और सभी विद्यार्थी, जैसा मैंने कहा, सभी लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर, इस योजना का जो मूल नाम है, वो मूल नाम है इसका, यहां बताता हूं थोड़ा सा आपको। इसका मूल नाम है यहाँ पर, यहां लिखता हूं, ये पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल किसान समृद्धि योजना, इसका पूरा नाम है, ये नाम है इस योजना का, पंडित दीनदयाल किसान समृद्धि योजना। और ये 2017-18 में शुरू की गई योजना, आपके यहां शुरू की गई है। और इसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य इसका बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और वो उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को बताता हूं। उद्देश्य क्या है इसका, वो इसका उद्देश्य है यहां पर जो बंजर क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है, जो बंजर भूमि क्षेत्र है, ये जो बंजर क्षेत्र है, और जो जल भराव वाले, क्या, जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं, उन्हें जो खेती योग्य बनाना, यानी कि उन जो बंजर और जल भराव क्षेत्र हैं, उन खेतों को, उन जमीन को खेती योग्य बनाना है, खेती योग्य बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेती योग्य बनाना है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा, क्योंकि ये योजना वर्तमान समय में यूपी के 75 जिलों में से, 75 जिलों में से ये 74 जिलों में चल रही है। कितने चल रही है, 74 जिलों में चल रही है। आपके मन में प्रश्न आएगा, वो कौन सा जिला है, जो मेरी टेढ़ी बात है, जो मैं आपसे हमेशा करता हूं कि सीधी बात है, कितने जिलों में चल रही है, 74 जिलों में। वो कौन सा जिला है जहां ये योजना नहीं चल रही, तो आप बताएंगे वो एकमात्र जिला कौन सा है, वो एकमात्र जिला कौन सा है। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए, वो एकमात्र जो जिला है, वो जिला है, मैं यहां बताता हूं आपको, वो एकमात्र जिला है, सामने को ध्यान देंगे, वो गौतम बुद्ध नगर। क्या नाम है, गौतम बुद्ध नगर, ये मैंने बता दिया, यानी कि नोएडा, यानी कि नोएडा को ही गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं। ये मैं आपको कई दिन पहले बता चुका हूं। ये इसका नोएडा पुराना नाम है, नया नाम क्या है, गौतम बुद्ध नगर। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक करा दिया। किसान, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना है, ये यूपी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इसका जो मैंने बताया है, ये वर्तमान समय में यूपी के 75 जिलों में, कितने जिलों में चल रही है, 74 जिलों में चल रही है। और कहां लागू नहीं है, इस समय गौतम बुद्ध नगर में लागू नहीं है। इसको रट लेंगे आप लोग यहां से। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए यहां से, जो उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना, कौन सी, कृषि विविधीकरण परियोजना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। आप बताएंगे ये किसके द्वारा प्रायोजित है, प्रायोजित माने स्पॉन्सर्ड है। तो आप बताएंगे ये विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित योजना है। किसके द्वारा है, विश्व बैंक द्वारा। इसमें मैं आगे चर्चा करूंगा बाद में, अगले वीडियो में। फिलहाल आप देख लेंगे विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित योजना। इसके अलावा मैंने एक अगला क्वेश्चन बनाया आपके लिए यहीं पर, और क्वेश्चन है यूपी के तराई क्षेत्र, ये रहा, यूपी के
जो तराई क्षेत्र है विशेषकर सिद्धार्थनगर में, यहाँ सुगंधित चावल की कौन सी एक किस्म है जो बहुत लोकप्रिय है? क्या बता रहा हूं, सुगंधित चावल की, क्या वो सोनाचूर है या मसूरी है या वो तृप्ति है कि काला नमक है? इसका सही उत्तर है काला नमक। क्या नाम है? काला नमक। आपके मन में विचार आएगा कि काला नमक तो खाने वाला होता है। काला नमक एक चावल की किस्म है, ये जैविक जो खेती होती है हमारी उसके द्वारा उपजाया जाता है। काला नमक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में ये काला नमक पैदा किया जा रहा है। ये चावल की किस्म है और ये जैविक खेती द्वारा संपन्न की जाने वाली एक कृषि व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर खेती की जा रही है किसकी? काला नमक की। इसको रट लेंगे आप लोग और मेरे कहने से इसको याद कर लेंगे आप लोग सब लोग। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको और बनाया है, इनसे एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके लिए, और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। खाद्य तेल निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? क्या भांग से या कपास से या राई से या रतनजोत से? तो इसका सही उत्तर है राई से। किससे? राई से। आप जानते होंगे खाद्य तेल सरसों से निकाला जाता है, राई से निकाला जाता है और कई सारे धुआं से निकाला जाता है। ये कुछ किस्मों के नाम है, तो आप बताएं राई से निकाला जाता है। इसी प्रकार से तूर दाल किस नाम से भी जानी जाती है? तूर दाल। तो ये सामने दिखाई दे रहा है, अरहर को तूर दाल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लेंगे यहां से। इस पर आगे मैं चर्चा अभी अपने टॉपिक में करूंगा आप लोगों से, इसलिए मैं ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आप लोगों का, और मैं कम समय में ज्यादा बात बताना चाह रहा हूं। चींटियों के हमले से, ये क्वेश्चन नंबर 6वां है मेरा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6वां ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6वां मेरा यहाँ पर आपके, और आप बताएंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन 6वां है हमारा। ये कह रहा है चींटियों के हमले से सुरक्षा के लिए किस कीटनाशक, क्या पूछ रहा है? पेस्टिसाइड्स। क्या पूछ रहा है? पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कपूर का प्रयोग करते हैं या एल्ड्रिन का प्रयोग करते हैं या लवण जल, या इनमें कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या है? कपूर। क्या उत्तर है इसका? कपूर सही उत्तर है। और आपकी जानकारी बताता हूं, चींटियों के हमले से बचाव के लिए खेती में इसके अलावा और हम क्या का प्रयोग करते हैं? कैरोसिनॉल का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का तेल कहते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, और मिर्ची पाउडर का प्रयोग भी कई बार खेतों में छिड़काव के तौर पर करते हैं, ताकि जो चींटियां हैं उससे खेतों को बचाया जा सके। ये आप इंपॉर्टेंट है। कैरोसिनॉल से, बेकिंग सोडा से, गर्म पानी से, मिर्ची पाउडर से, कपूर में लिख दिया है। मैं आपको अभी वहीं ले चलूंगा जहां मेरा चर्चा का विषय है, और पुनः आप सब लोगों को जो मेरा पढ़ाई की पंचायत टॉपिक चल रहा है, और इस पंचायत में मैं आपसे बात करूंगा आपके कृषि वाले विषय पर, कृषि पर, पशुपालन पर करूंगा, वो अगले वीडियो में बात करूंगा। आज थोड़ी सी बात करूंगा मैं आपके, और कृषि में मेरी मूल बात होगी आखिर यूपी की कृषि व्यवस्था कैसी है। इसलिए सब लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हैं। उनसे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है, कुछ और क्वेश्चन है जिन्हें मैं मॉक टेस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। आपके फिलहाल मैं बता रहा हूं, ये सामने ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान सामने होगा आपके, और सभी लोगों का पुनः धन्यवाद है और सबका स्वागत है यहाँ पर। ये यूपी के लगभग कितना % भाग है जो खेती संबद्ध है इस समय? यहाँ का किसान वर्ग है जो सीधे कृषि जुड़ा हुआ, वो आपके लगभग 60% भाग है जो कृषि से सीधे तौर पर संबद्ध है। कितना भाग है? लगभग 59.3% भाग है। हम लगभग कह सकते हैं 60% कृषक समुदाय से जुड़ा हुआ है या कृषि से जुड़ा हुआ संबद्ध क्षेत्र है। फिर कह रहा है वो, इसमें कृषक वर्ग की भूमिका क्या है? लगभग 29% इसमें कृषक वर्ग है, और जो कृषि श्रमिक है यानी कि रोजगार के लिए लगभग 60% जो हमारी खेती माता है वो उत्तरदायी है। उसमें से 30.3% कृषि श्रमिक हैं, और जो 29% है वो सीधे तौर पर किसान है हमारे। यहां बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा मैं अगर आगे चलूं आपको इसी उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था में, तो मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से यहीं पर, और बड़ी सरल भाषा में, सटीक भाषा में, कि 2022-23 में, ये 2022-23 में यूपी के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या योगदान है कृषि का, यानी कृषि का क्या योगदान है? तो आप बताएंगे इसमें 26% योगदान है। काय में? ये ग्रॉस स्टेट, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैं बताऊंगा आपको घरेलू उत्पाद क्या होता है, क्या योगदान होता है एक अगली क्लास में। फिलहाल आप लोग इसको 26% कर लेंगे और इंपोर्टेंट करके उतार लेंगे इसको यहाँ से आपके, और इसको मैं कहूंगा आपसे, बल्कि ये वेरी मोस्ट है, यहाँ से इसको वेरी मोस्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे कि अगर ये 26% योगदान है इसका यहाँ पर, तो अभी हमारे यहाँ पर जो कृषि की विकास दर है 22-23 में, उसकी दर क्या है? तो आप बताएंगे दर कितनी है? 18.2% है। किसकी? ये कह रहा है कृषि विकास दर। क्या कह रहा है? कृषि विकास दर। इसको रट लेंगे आप लोग, 18.2% है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ
कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं उनको कारकों को बताता हूं जो कृषि को हमारे यहाँ प्रभावित करते हैं यूपी में विशेष तौर पर। यहाँ आप देखेंगे कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में ये मृदा के प्रकार हैं, मिट्टी अलग अलग प्रकार की है, वर्षा की मात्रा हमारे यहाँ असमान है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तापमान भी जानते हैं आप वही स्थिति है, और जल की मात्रा तो पहले से जानते हैं, जल सब जगह पे एक जैसा नहीं है। इसके अलावा जो मानवीय संसाधन है वो भी हमारे यहाँ अलग अलग है। तो आप बताएंगे मृदा का प्रकार है, वर्षा है, तापमान है, जल है और मानवीय संसाधन है। ये वाला कॉन्सेप्ट भारत की कृषि व्यवस्था पर भी लागू होता है और यूपी पर भी लागू होता है। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि यहीं पर जो यूपी के हमारे यहाँ जलवायु प्रदेश है, एक क्वेश्चन आएगा यूपी में इस समय कितने जलवायु प्रदेश हैं? ये रहा, यूपी में ऐसा कितने जलवायु प्रदेश हैं? तो आप बताएं यूपी में 9 कृषि जलवायु प्रदेश, इसको इंपोर्टेंट कर लेंगे, इसको इंपोर्टेंट कर लेंगे। यहाँ पर 9 जलवायु प्रदेश हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ खेती में, कृषि व्यवस्था में जो हमारे यहाँ ये जो फसल चक्र है, क्या है जो फसल चक्र है, वो फसल चक्र किस प्रकार का है? तो बताएंगे आप लोग इसको। किसी, मैं बताता हूं यहाँ पर, मैं लाइन लिखी है, किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी पावर का कम से कम नुकसान हो। हिरात मान होता है नुकसान, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में निश्चित टाइम में यानी फसलों को ऐसे उगाया जाए ताकि हमारी फर्टिलिटी पावर, क्या पावर? उर्वरा शक्ति, उत्पादन की शक्ति को कम से कम नुकसान हो। क्या कहते हैं उसको? फसल चक्र कहते हैं। इसे कहते हैं फसल चक्र कहते हैं, क्रॉप साइकिल, क्रॉप साइकिल कहते हैं अंग्रेजी में। यानी हमारी जो क्रम है उसको आपके उर्वरा शक्ति को नुकसान कम से कम हो। इसके अलावा फसल चक्र के लाभ क्या है हमारे यहाँ पर, ये थोड़ा बताता हूं आपको। फसल चक्र के आकर अगर इस फसल चक्र को अगर हम लोग अपना रहे हैं, जो आपके क्रॉप साइकिल को, क्या लाभ है? तो इससे मृदा की जो, ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, इससे मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है, कीटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही खरपतवार के नियंत्रण में यह सहायक है। क्या बताया मैंने? मृदा की उर्वरा शक्ति यानी कि फर्टिलिटी पावर बढ़ती है, उत्पादन शक्ति बढ़ती है और रोगों कीटों से हमें बचाव होता है इसके माध्यम से, और खरपतवार जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं जो अनावश्यक तरीके से हो जाते हैं उसके लिए भी सहायक होता है हमारे यहाँ। अब प्रश्न यह है कि यूपी में कितने प्रकार की फसलें होती हैं? प्रश्न यह आएगा आपके एग्जाम में कि यूपी में फसल है जो वो कितने प्रकार की हैं? वो कमेवेश यूपी है, वो इंडिया जैसी हैं। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार से रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल होती है। यहाँ भी यूपी में कमोवेश वही होता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, तीनों फसलें होती हैं। इनमें जो रबी की फसल है, यहाँ चर्चा करूंगा मैं आपसे, यूपी में जो रबी की फसल की जा रही है, क्योंकि मेरा विश्लेषण यूपी से है, यूपी पर बात कर रहा हूँ, यूपी पर चर्चा कर रहा हूँ, तो बताऊंगा रबी की जो फसल है यूपी में वो मेनली यहाँ शीत ऋतु की शुरुआत में की जाती है यूपी में, और भारत में भी जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहां भी ये शीत ऋतु की शुरुआत में ही की जाती है। और इस फसल को हमारे यहाँ पर अमूमन तौर पर अक्टूबर, यहाँ अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बो लिया जाता है, और इसे जो कटाई है इसकी वो मार्च अप्रैल के महीने में कर ली जाती है। यानी बुआई कब की जाती है? ये बुआई है, क्या ये बुआई है, ये बुआई है कब? ये आपके अक्टूबर नवंबर। और कटाई कब हो रही है? ये कटाई है, मैं साफ पर दोबारा लिख देता हूं, मैं लिखा है पीछे भी, यहाँ पर फिर भी लिख रहा हूं, कटाई यहाँ कर ली जाएगी। आखिर प्रश्न ये है कि जो रबी की फसल है हमारे यहाँ, इस रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आएंगी? तो आप बताएंगे इस रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं ये आएगा जरूर, जौ हमें मालूम है, चना, मटर, सरसों, अलसी, लाही, ये आपको पता, आलू, ये सारी फसलें हैं जो रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं हमारे यहाँ पर। इनको आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है सारी फसलें। इसके अलावा ये फसलें भारत में भी रबी की फसलें हैं, यूपी में भी हैं और भारत में भी यही हैं। और आलू बता दी मैंने आपको, ये सारी फसलें काय की हैं? ये सारी फसलें रबी की हैं आपके। इसके अलावा मैं ले चलूंगा आप लोगों को वहां पर कि यूपी में जो आपका खरीफ की फसल है, वो खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो मैं आपको बताऊंगा साधारण भाषा में। पहली बात तो कि जो खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है? आप बताएंगे अमूमन तौर पर इसको जून जुलाई के महीने में बोया जाता है, पहली बात तो यह है। लेकिन कई बार अगस्त तक चली जाती है, कई बार तो जुलाई, जो जून जुलाई, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून जो होता है वो जून में आता है, इंपॉर्टेंट बात है।
और जो फसलें होती हैं आपके, ये अक्टूबर के अंत तक काट ली जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में कटती हैं, लेकिन अक्टूबर के अंत तक अमूमन कट जाती हैं। ये वाला, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है इन फसलों को अधिक जल चाहिए, अधिक जल चाहिए, और इन फसलों को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। आप जानते होंगे हमारे यहाँ पर जून में मानसून आ जाता है, मानसून उत्तर की ओर मुख करता है, हमारे यहाँ अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया आपको, पहले मानसून केरल में मालाबार तट पर आता है, अमूमन तौर पर 1 से 2 के बीच में वो मानसून आ जाता है 1 जून को हमारे यहाँ पर। और इन फसलों में क्या शामिल है? चावल इंपॉर्टेंट, कपास इंपॉर्टेंट, मक्का इंपॉर्टेंट, ज्वार, ये सारी फसलें काय की हैं? ये सारी फसलें हमारी ये काय में आएंगी, ये सारी फसलें हमारी आएंगी खरीफ की फसल में आएंगी। ये सब आपको याद करनी है। चावल, कपास, मक्का, ज्वार नॉर्मल है, बाजरा, मूंगफली याद करनी है, तंबाकू, जूट, गन्ना, सनई, ये सब महत्वपूर्ण आपके लिए। जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है, कौंदो, रामदाना, तिल्ली, टांगनू, सावा, और जितनी लगभग दालें हैं, लगभग यानी अधिकांश दालें इसी में आ जाती हैं, कहां पर? खरीफ के अंतर्गत। लेकिन कुछ दालें ऐसी भी हैं जो इस मौसम में ना होकर के जायद में होती हैं आपके, उन पर मैं चर्चा करूंगा अभी आपसे यहां पर। यानी कि जो खरीफ की फसल है वो सनई तक यहां जाएगा, गन्ना, जूट, मक्का, चावल, कपास, तंबाकू, ये सब इसी में आएंगे, और लगभग दालें इसी में होती हैं। जो कुछ यूनिक क्वेश्चन समा के चावल होते हैं, खाने काम में आते हैं कई बार आपके। जायद, जो जायद की फसल है वो मेनली बहुत अधिक तापमान मांगती है। क्या मांगती है? बहुत अधिक तापमान मांगती है। और ये इसकी बुआई कब की जाती है? तो मार्च अप्रैल माह में इसकी बुआई की जाती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इनको काटने के लिए जून जुलाई के महीने का प्रयोग किया जाता है। किस फसल का? जो हमारी जायद की फसल है। और मैंने बता दिया आपको इस फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आएंगी आपके, इनमें आपके ये आएंगी, यहां कर लेंगे इनको, मैंने आपको इसको इंपॉर्टेंट कर देता हूं। एक ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, परवल, लौकी और याम, काशी फल। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां से है ये चीना, ये इंपॉर्टेंट है, लोबिया ये इंपॉर्टेंट है, मूंग आपके काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मूंग एक दाल है, लेकिन मूंग खरीफ में भी की जाती है, लेकिन जायद ऋतु में जो मूंग की जाती है उसकी मिठास और उसकी उत्पादकता और जो उत्पादकता होती है वो ज्यादा बेहतर मूंग की यही मानी जाती है। कौन से में? जायद में। यद्यपि कई बार मूंग को खरीफ में भी बोलिया जाता है हमारे यहाँ। ये सारी फसलें यहाँ पर गाय में आएंगी, ये आएंगी। इसके अलावा मैं आपको ले चलूंगा कहां पर? आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको मैं कहूंगा उसको VVMI करना है। ये अफीम की खेती, ओपीएम, ओपीएम कहां होता है? तो ओपीएम का यूपी में एकमात्र फैक्ट्री कहां पर है? इसकी गाजीपुर में एक बात। और सबसे ज्यादा जो अफीम है, सबसे ज्यादा ओपीएम है वो बाराबंकी में, सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा अफीम सबसे ज्यादा कहां होती है? आप बताएंगे बाराबंकी। कहां बताएंगे? बाराबंकी। उसके बाद गाजीपुर में, पहले नंबर 1 पर बाराबंकी, उसके बाद गाजीपुर में। लेकिन अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहां है? गाजियाबाद में। कहां पर है? गाजियाबाद में। लेकिन अफीम की सर्वाधिक खेती कहां होती है? बाराबंकी में आपके। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा। तो यहीं पर एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है आपके कि हमारे यहाँ जो फल हैं यूपी में, फलों का बड़ा सेंटर है यूपी में आपके, बहुत सारे फल हैं। चाहे वो आपके, मैं बात करूं आपके आम की, चाहे बात करूं अमरूद की, आंवला, केला, सफ्तालू, लीची, नींबू, संतरा, पपीता, बहुत सारे फल हैं जो यूपी में होते हैं आपके। मैं अगर आपको बात करूं आम की बात करूं, यहां पर आम की बात करूं तो आम को देश के विभिन्न शहरों में या हमारे क्या कहते हैं? नवाब ब्रांड। क्या कहते हैं? हमारे यहाँ इसको भेजा जाता है, उसको नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। यूपी के आम को नवाब ब्रांड भी कहते हैं। देश में सब जगह इसी नाम से भेजा जाता है आपके। और अगर मैं बात करूंगा आपसे यहां से इस अपने नवाब की, नवाब ब्रांड की, यानी कि आम की बात करूंगा, तो मैं आपको बता देता हूं इस आम की एक बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी किस्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताता हूं। एक किस्म है इसकी अल्फांसो। कौन सी? अल्फांसो। यहां पर लिख लेंगे इसको, अल्फांसो किस्म। कौन सी किस्म है? अल्फांसो एक किस्म है इसकी, अल्फांसो नाम की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दशहरी, लंगड़ा आम, चौसा आम, हुस्न आरा, गुलाब खास इंपॉर्टेंट है, सुरखा वेरी मोस्ट, मटियारी वेरी मोस्ट, मलिहाबादी सफेदा। इनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हुस्न आरा, कई बार पेपर में आ सकता है।
सुरखा आ सकता है एग्जाम में, ये गुलाब खास ये पूछा जा सकता है। बाकी अल्फांसो मैंने बता दिया है। कई बार तो लोग कहते हैं दशहरी आम आमों का राजा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं आपके। अब ये आम का उत्पादन कहां होता है, तो लखनऊ में मलिहाबादी दशहरी। कहां पर, लखनऊ में मलिहाबादी दशहरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं यहीं पर इसको अंडरलाइन करूंगा आपको, जो कि लखनऊ का मलिहाबादी आम है, मैं यहां पर ले चलूंगा आपको, ये मलिहाबादी। इसके अलावा लंगड़ा, इसके अलावा बॉम्बे ग्रीन, इसको अंडरलाइन कर देंगे। मलिहाबादी दशहरी, लंगड़ा आम और बॉम्बे ग्रीन कहां होते हैं, लखनऊ में होते हैं। इस साथ ही सहारनपुर में कौन सा होता है, सफेदा, ये सफेदा आम है यहाँ पर, ये चौसा आम है, ये वाला आपके, मैं आम की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये आपके सहारनपुर में। इसके अलावा मेरठ में और बागपत में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने, यहां से रटोल आम है। इसके अलावा वाराणसी में भी आम होता है, उसको रामखेड़ा आम, लंगड़ा आम और चौसा आम कहते हैं। इसमें आपके लिए रामखेड़ा आम इंपॉर्टेंट है, कहां पर, वाराणसी में, इंपॉर्टेंट कर देंगे इसको। इसके अलावा मैं आपको ले चलूंगा कि आमों के अलावा यूपी में जो हमारे अमरूद है, जो अमरूद की खेती है, इसको जान देंगे। किसके बारे में, अमरूद के बारे में बात करेंगे। जो अमरूद है कौन सा है, जो अमरूद है ये रहा, तो अमरूद में एक अमरूद का सफेदा अमरूद होता है, एक हाफिजी लखनवी अमरूद होता है, एक इलाहाबादी होता है, एक इंपॉर्टेंट है करेला। तो ज्यादातर बच्चों ने सुना करेला तो भैया सब्जी होती है, ये अमरूद कहां से आ गया, ले करेला एक किस्म है अमरूद की, इसको मैंने यहां इंपॉर्टेंट कर दिया है और ये बता दिया ये इंपॉर्टेंट है, लिखा है मैंने, यहां भी लिख दिया इंपॉर्टेंट, इसको ये लिख दिया आपको इसको। इसके अलावा कुछ निर्यातक प्रजातियां हैं अमरूद की, जैसे लखनवी 49, लखनऊ 49, जैसे ललित सुरखा, ललित सुरखा, जैसे इलाहाबादी सफेदा। इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है लखनवी 49, जिसे सरदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे लखनवी 49 49 को, लखनवी 49 को सरदार भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ललित सुरखा को भी देख लेना, क्योंकि ये अमरूद की एक महत्वपूर्ण किस्म हमारे, जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, इस पर ध्यान देंगे आप लोग यहां से। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे यहां पर जो आंवला है, तो आप ध्यान रखना, आंवला की खेती मूल रूप से कहां की जाती है, प्रतापगढ़ में। कहां की जाती है, प्रतापगढ़ में। केला पे बात करूं यदि मैं आपसे, तो वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी और गोरखपुर में केला का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है। अगर मैं बात करूं किस्मों की केला की, तो केला की किस्मों में दो किस्में ऐसी हैं जो आप काम की मैं लिखते हुए कह दी हैं, पर दो किस्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक किस्म तो ये रही आपके मालभोग, ये रही मालभोग। इसके अलावा चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर और दूध सागर, ये दूध सागर। इसमें से आप वेरी मोस्ट कर देंगे, एक तो अल्फान को कर देंगे और एक कर दूध, इसको दो वेरी मोस्ट है यहां से, अल्फान और दूध सागर। वैसे मैंने अधेश्वर भी लिखा है और मालभोग भी लिखा है। संतरा की बात करूं यदि मैं आपसे, क्वेश्चन आया है पिछले एग्जाम में, आपके ये एग्जाम आ चुका संतरा वाला, ये सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में मेनली होता है और इसके अलावा बुंदेलखंड में भी ये उत्पादित किया जाता है, मेनली सहारनपुर में किया जाता है। कौन सा, संतरा। मैं अगर आपको आगे ले चलूं आपके संतरा के अलावा, इसके संतरा के बाद में आपके यहां से, तो इसका अगला पार्ट है पपीता का। पपीता को थोड़ा देख लेंगे आप लोग। पपीता में सहारनपुर, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या, इनको भी देखने चारों को, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीछे वाला। और नींबू का जो इंपॉर्टेंट है वो मेनली बुंदेलखंड में होता है। नींबू कहां होता है, मेनली बुंदेलखंड में। इसके अलावा यूपी कुछ अन्य भागों में होता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप रट लेंगे, वेरी मोस्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा यूपी के ये सारे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। इसके अगले चरण में आप लोगों से यूपी के पशुपालन वाले पार्ट में चर्चा करूंगा। आप सब लोग तैयार रहेंगे, अपनी नोटबुक में एक एक प्रश्न को उतार लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं पुनः, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इनको तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, आप प्रिपेयर रहिए और मैं अगले 10-12 दिन में आपको यूपी का सारा मैटर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा कई बच्चों ने कहा है, कई बच्चों ने कमेंट भी किया है, फोन भी आए कि सर यूपी के बजट पर चर्चा कर दीजिए। तो मैं अगली कुछ क्लासों में 1-2 दिन के भीतर ही आपको यूपी की योजनाएं और कार्यक्रम और यूपी के बजट पर चर्चा करने वाला हूं। साथ ही आप लोग, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आज आपके, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ आपके लिए ये क्वेश्चन रखे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये रहे सामने, ये आपको बताने मुझे, और इन्हें कमेंट के माध्यम से बताएंगे किसका क्या इसका सही उत्तर मैंने दिया है। यूपी में जो आलू अनुसंधान संस्थान है, मैं लिखा है बोर्ड पर, यूपी में जो आलू अनुसंधान संस्थान है, क्या है, यूपी में जो आलू अनुसंधान संस्थान क्या है, यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, क्या वो मोदी नगर में है,
क्या वो पाली क्षेत्र में है, क्या वो फरह क्षेत्र में है, क्या वो साहिबाबाद में है? इसका उत्तर आपको खोजना है और कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है अपने विचारों को, इसका उत्तर सही क्या होगा। जब मैं कल मिलूंगा तो इस क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा आपसे। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और निकाला है यहाँ पर, इसमें मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। यहीं पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यूपी में बब्बर शेर, ये रहा, यूपी में बब्बर शेर सफारी कहाँ है? क्या ये पीलीभीत में है, क्या ये इटावा में है, क्या ये मिर्जापुर में, और क्या ये झांसी में है? ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और निकाला यहां से। तो एक क्वेश्चन ऊपर बताया और एक यहां बताया। इसका उत्तर मैं आपको कल जब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तब बताऊंगा, लेकिन इसको आप अपने देख करके अपने दिमाग से, कोई लड़का यूट्यूब का प्रयोग नहीं करेगा या कोई अच्छा अपने गूगल का प्रयोग नहीं करेगा, कोई देख के बता दें, आपके मस्तिष्क में यदि बताइए और इसका उत्तर मुझे जल्दी से जल्दी अपने कमेंट के माध्यम से भेजिए मेरे पास, और मैं कल जब मिलूंगा तो आपसे चर्चा करूंगा। आप सब लोग जुड़े और आप सब लोगों ने यहाँ पर अपने आप बनाए रखा है। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करिए, इसको मेरे चैनल को इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस पर आप अपने कमेंट करना ना भूलें। जो क्वेश्चन दिए मैंने, जो विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा बताएंगे तो उनके लिए और मैं परिश्रम करूंगा अगले क्वेश्चनों पर, और मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी इस सेम टाइम पर आपके, और मैं जल्दी प्रयास करूंगा कि इस वीडियो को मैं आपके लिए जल्दी डाल दूं। आप सब लोग जुड़े इस चैनल पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी इस चैनल पर। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, और मेरी मुलाकात कल होगी आप लोगों से। आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार।